हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पर तीनों टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है, एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करना है। और जो भी एंट्रोपी आपका सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो इस सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, एंट्रोपी ऑलरेडी हमें पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जो भी स्टेटमेंट है हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या कहना चाह रहे हैं हम, एंट्रोपी का मतलब हमने क्या लिखा था, dQ डिवाइडेड बाय T। ये एंट्रोपी का फॉर्मूला था और डेफिनेशन क्या थी, जो भी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस है वो हमें बताता है कौन, एंट्रोपी। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एंट्रोपी एक तरीके से हमने क्या बोला था इससे पहले भी, एक तरीके की फिजिकल स्टेट है जिसमें क्या अकर होगा, चेंजेस आएंगे। लेकिन हम सिर्फ कौन से फैक्टर को देखेंगे, हम सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट को देखेंगे, हम वो फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं। देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी चेंज इन एंट्रोपी है वो फैक्टर इंक्लूड नहीं किए। इस बात को बोलने का मतलब क्या है कि जो भी फिजिकल स्टेट है आपकी किसी भी सिस्टम की, वो सिर्फ हम उस स्टेट को देखेंगे, किस पाथ से आए वो, कौन से फैक्टर इंक्लूड हुए उस चेंजेस को अकर करने के लिए, देन वो हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो एंट्रोपी है आपकी वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और उसकी फाइनल स्टेट क्या थी, सिर्फ उस बात पे डिपेंड करती है। तो पाथ इंडिपेंडेंट मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती कौन, चेंज इन एंट्रोपी। सिंपली इसमें हम इतना भी लिख सकते हैं कि जब भी हम वन एडियाबैटिक से सेकंड एडियाबैटिक कर्व में जाते हैं तो जो टोटल एंट्रोपी इन चेंज होता है या फिर टोटल एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। दैट मीन्स कि वन एडियाबैटिक कर्व से सेकंड एडियाबैटिक कर्व में जाने के लिए क्या हुआ, जो भी चेंजेस आएंगे वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहे, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर वन एडियाबैटिक कर्व बोला हमने और देन सेकंड एडियाबैटिक कर्व बोला। यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम वर्सेस पी ग्राफ है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। हमें क्या करना है अल्टीमेटली, जब भी हम A1 पे हैं, A1 का मतलब यहाँ पर एडियाबैटिक कर्व 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और A2 का मतलब एडियाबैटिक कर्व 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी हम जानते हैं जब भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो टोटल एंट्रोपी है आपकी वो क्या रहती है, कांस्टेंट। जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जब भी हम A1 से A2 पे जाएंगे, मतलब फर्स्ट फिजिकल स्टेट से सेकंड फिजिकल स्टेट पे जाएंगे, तब जो भी चेंजेस होंगे वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि A1 से A2 तक हम कैसे गए हैं। अब उसको मतलब कंप्लीट इसको लिखने के लिए हम स्टार्टिंग में तो यही लिखेंगे कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देन इसके प्रूफ में ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताना है कि एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। सिंपली हम क्या बताएंगे कि जब भी हम एडियाबैटिक कर्व, सपोज कि ये एडियाबैटिक कर्व है, इसको हमने P नाम दे दिया, Q या फिर बहुत सारी एडियाबैटिक कर्व बना दी। तो जब भी हम वन एडियाबैटिक कर्व से सेकंड एडियाबैटिक कर्व में जाएंगे और चेंज इन एंट्रोपी लिखेंगे तो वो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस हैं। अब हम यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे, हम इस कर्व का नाम बनाएंगे, तब हम ये शो करेंगे उसके अंदर कि फर्स्ट एडियाबैटिक कर्व से सेकंड एडियाबैटिक कर्व में जाने के लिए क्या चेंजेस शो किए हैं। अब ये कर्व जो भी हमने बनाए हैं इसको इन शॉर्ट लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है और छोटे छोटे कट्स बनाए हमने, तो टोटल के लिए यहाँ से वहाँ तक की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, जो भी आपका चेंज है
एंट्रोपी के अंदर जो टोटल चेंज है, ये हमने क्या लिखा है, ये हमारा टोटल चेंज है इन एंट्रोपी व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एडियाबैटिक कर्व टू सेकेंड एडियाबैटिक कर्व, देन ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये आपकी स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो टोटल एंट्रोपी होती है फिर टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इस टॉपिक में हमें सिर्फ इतना ही बताना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सिर्फ 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही बन सकता है, इससे ज़्यादा वो उसके अंदर नहीं पूछता। लेकिन इसमें एक जो भी स्टेटमेंट अभी हमने नीचे लिखी है या फिर बोली थी, उसमें हमें एक पॉइंट और इंक्लूड करना है कि ये जो कंप्लीट सिस्टम है, मतलब टोटल चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम वन एडियाबैटिक कर्व टू सेकेंड एडियाबैटिक कर्व, जो भी एंट्रोपी है यानी कि चेंज इन एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट बट प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोसेस है आपका वो रिवर्सिबल होना चाहिए। जैसे हमने हीट इंजन में पढ़ा था तो वो प्रोसेस क्या था आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस था। हम इस पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पर फाइनली वापस आ रहे थे, देन ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। दैट्स वाई हमने क्या लिखा है कि जो टोटल चेंज होगा एंट्रोपी में वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके बाद का टॉपिक क्या है, जब भी चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में निकालेंगे तो वो कैसे निकलती है। और वैसे भी हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोली है, स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या बोला है डायरेक्टली कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब सपोज कि एक सिस्टम है, सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, उसकी एंट्रोपी जो भी थी सम चेंजेस के बाद, सम चेंजेस इन द सेंस कि अगर हमने उसको Q1 अमाउंट हीट प्रोवाइड की है, देन उसकी एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएंगे, देन हम चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। देन वो जो चेंज होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट आएगा। अभी हम उसको प्रूफ करेंगे। और अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो वो चेंजेस क्या नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, इंक्रीज होगी। मतलब जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सेकंड टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हमने हीट इंजन में किया था। डायग्राम हमारा यही रहेगा, हम इसको दोबारा बनाते हैं। डायग्राम सेम कैसे है, हमें पता है जब भी हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 Q1 अमाउंट को जो भी सोर्स है आपका, मतलब जो भी वर्किंग सब्सटेंस है सोर्स से क्या करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा। देन सिस्टम पे जो भी वर्किंग सब्सटेंस है यानी कि जो भी सिलेंडर लिया है आपने, जिसके अंदर आपने गैस भरी थी, उस पर वर्क डन होगा। देन ये जो कर्व होगा आपका, इसको आप क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। ये जो चेंजेस है आपका और ये जो चेंजेस आएगा इनको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चेंजेस को हमें नोट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं ए सिस्टम से, सपोज हम ए पॉइंट से चले, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाला, और सेकंड टॉपिक में हमें रिवर्सिबल प्रोसेस लेना है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिया है। देन अगर सिस्टम ए से है, मतलब ए से चल रहा है, ए सिस्टम मतलब ए पॉइंट पे सिस्टम है, देन वो क्या करेगा, Q1 अमाउंट हीट लेगा एट ए टेम्परेचर T1। देन इस टाइम पे जो एंट्रोपी है वो क्या होगी आपकी, ये हमें कंप्लीट यहाँ पर लिखना है कि जब भी हम कर्व में इस तरीके से बात करेंगे कि Q1 अमाउंट को जो भी हीट है उसने क्या किया है, गेन किया है एट टेम्परेचर T1। देन जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो आप कैसे लिखोगे, एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हमें Q1 और T1 पता है, देन जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो आपकी क्या आएगी, Q1 डिवाइडेड बाई T1। इसके बाद जब भी हम बात करते हैं, ये हमने बात की A से B तक, ये जो भी हमने लिखा है ये A से B तक लिखा है, और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक और ये भी एडियाबैटिक होता है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल और ये भी आइसोथर्मल होता है। इसमें कौन सा
कंप्रेशन होगा और कौन सा एक्सपेंशन होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ए से क्या था बी, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो भी एंट्रोपी होगी वो हमने लिख ली। जब भी हम बी से सी पॉइंट की बात करते हैं, बी टू सी पॉइंट आपका क्या है, एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर नो गेन नो लॉस इन एंट्रोपी, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, वो हमें कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ मेंशन करना है कि जब भी हम बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाएंगे तो जो एंट्रोपी है आपकी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। देन अगर हम सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आ रहे हैं, देन क्या होगा, अब जो भी एंट्रोपी है वो क्या होगी आपकी, सपोज कि यहाँ से जब सिस्टम यहाँ पर आ रहा था तो उसके अंदर एक्सपेंशन हो रही थी। देन जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो जो एंट्रोपी है आपकी वो डिक्रीज करेगी, और वो डिक्रीज, या फिर उसको कैसे लिखोगे, जब भी डी टू सी बात कर रहे हो तो जो फिर डिक्रीज इन एंट्रोपी, वो वैल्यू क्या होगी आपकी, उसको हम Q2 डिवाइडेड बाय T2 लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो भी Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो सिंक के पास रिजेक्ट हुई है, कितने टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। ओके, अब जब भी हम डी पॉइंट पर पहुंच गए, डी पॉइंट के बाद जब भी हम ए पॉइंट के ऊपर जाएंगे, देन ये भी हमारा एडियाबैटिक कर्व है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से जब डी टू ए लिखेंगे, उसमें भी हमें क्या लिखना है कि नो चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम डी टू ए। ओके, इसके बाद फर्स्ट वन की हमने निकाल ली, सेकंड की निकाल ली। उसके बाद हमें पता करना है कि जो भी नेट है, नेट चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होता है। जब भी हम नेट चेंज निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पर जब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T1। इस पॉइंट के बाद हमें क्या रिकॉल करना है, हमें हीट इंजन वाले एक्सप्रेशन पे जाना है। वहां पर हीट इंजन में हमें क्या पता है, फ्रॉम, यहां पर हम लिखेंगे वी नो फ्रॉम रिवर्सिबल हीट इंजन, जो भी नेट चेंज है वो आप कैसे भी निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, हमें टोटली नेट चेंज चाहिए। उसके बाद जब भी रिवर्सिबल हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें पता है कि Q1 डिवाइडेड बाय T1 किसके बराबर होता है, Q2 डिवाइडेड बाय T2। ये हमने कैसे लिखा है, इसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ से लिखा है। देन अगर ऐसा है, रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए Q1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय T2 है, देन जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो जो चेंज है वो क्या आएगा आपका, या इस वैल्यू की जगह पे अगर ये पुट कर देंगे तो दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, इसका मतलब है जो आंसर है आपका वो आएगा 0। और 0 आंसर आने का क्या मतलब है, नेट चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे, thus change in entropy for a reversible process is always constant। ये हमने किसके लिए बात की, ये सिर्फ हमने हीट इंजन के लिए बात की थी जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस था। उसके लिए हमने प्रूफ कर दिया कि जो भी चेंजेस हैं एंट्रोपी में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो 0 आएगा। हम यहाँ पर नोट में या फिर की पॉइंट बना के हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर Na रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिकल चेंजेज, जो भी एंट्रोपी है वो आपकी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इस तरीके से भी हम, मतलब ये इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं, चाहे हम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की
बात कर रहे हैं तो जो एंट्रोपी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद का टॉपिक है हमारा, जैसे हमने रिवर्सिबल के लिए निकाला कि एंट्रोपी कांस्टेंट आती है, चेंज इन एंट्रोपी कांस्टेंट आती है, अगर हम इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा? तो इरिवर्सिबल के लिए, इसके लिए भी रिजल्ट हमारा हीट इंजन से ही आएगा। अब यहां पर प्रोसेस हम मान लेते हैं दोनों, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। जो भी आपका थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक के अंदर क्या है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें प्रूव करना है कि क्या आएगी। जो भी रिजल्ट है चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं हीट इंजन से ही। हीट इंजन में स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि यहां पर भी इसी तरीके से सपोज कि Q1 अमाउंट हीट एट ए टेम्परेचर T1 सिस्टम गेन करेगा, देन उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? सबसे पहले हम एफिशिएंसी लिखते हैं रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए भी, दोनों के लिए लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि दोनों, हम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों सेम सोर्स और सेम सिंक पे रखे गए। देन जो भी एफिशिएंसी है रिवर्सिबल प्रोसेस की, सपोज वो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए है। और जो भी दोनों सिस्टम है, दोनों प्रोसेस सेम सोर्स और सेम सिंक पे काम कर रहे हैं। अब जब भी हम इरिवर्सिबल के लिए लिखेंगे, इरिवर्सिबल के लिए सपोज Q1 अमाउंट हीट उसने एब्जॉर्ब की, देन रिजेक्टेड कितनी की? Q2, देन एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ हीट वो किसके बराबर होती है? इसके बराबर। अब इतना करने के बाद हमने एफिशिएंसी लिखी रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की। देन हमें पता है जो भी कार्नोट थ्योरम हमने पढ़ी थी, कार्नोट थ्योरम हमारी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, जो भी एफिशिएंसी है आपकी वो किसकी ज्यादा होती है? रिवर्सिबल की ज्यादा होती है। मतलब जो इरिवर्सिबल है उसकी एफिशिएंसी लेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस से। अब यहाँ पर जब भी हम एफिशिएंसी पुट करेंगे इरिवर्सिबल की, वो किसके बराबर है? 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। अब यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं? यहाँ से हमें पता है ये दोनों वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो साइन है वो आपका लेस देन आएगा। इसके बाद जब भी हम इक्वलिटी को चेंज करेंगे देन क्या आएगा हमारे पास? जब भी हम इक्वलिटी को चेंज करते हैं तो यहाँ से ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे देन Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इज ग्रेटर देन T2 डिवाइडेड बाय T1। और उसको हम अगर इस वैल्यू को नीचे लेके आते हैं देन ये वैल्यू हमारी क्या बन गई? Q2 डिवाइडेड बाय T2 ग्रेटर देन Q1 डिवाइडेड बाय Q1। अब यहाँ पर ये हमारा फाइनली था, ये हमारा पहले था, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? हमारी एंट्रोपी की है। तो इसका मतलब एंट्रोपी सेकंड की वो क्या है? ग्रेटर है S1 से। जब भी ऐसा होता है फाइनली जो फाइनल वैल्यू है, मतलब S2 की वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है जब भी आप S2 माइनस S1 करेंगे या फिर Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T1, या फिर इसको कैसे लिखोगे? Q2 डिवाइडेड बाय T2, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी? इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू ज्यादा है, और इस वैल्यू का मतलब क्या है कि जो एंट्रोपी के अंदर चेंजेस हैं वो क्या हैं? अकर हुए हैं जब भी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये था आपका इरिवर्सिबल के लिए
इन 1 मार्क हमें ये याद रखना है कि रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रूफ आता है तो हम प्रूफ इस तरीके से करेंगे, रिवर्सिबल के लिए और दोनों के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। यहाँ पर की पॉइंट क्या है, जो भी रिजल्ट्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे इससे फर्स्ट चैप्टर में जो भी हमने हीट इंजन पढ़ा था वहीं से रिलेटेड है, देन हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये था आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, या फिर कंप्लीट था आपका एंट्रोपी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।